हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था का सारा सार मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ। आइए वीडियो को ध्यान से देखिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन भेजे। देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक आपका द वेल्थ ऑफ नेशंस है। इस तरीक़ा से मैं आपको दिखाते जाऊंगा, तो कंटेंट मैं कुछ ज़्यादा ही देने का प्रयास कर रहा हूं आपके बीच ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को अपने पास गेन कर पाएँ। ठीक है, देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नेहरूजी ने 1867 से 68 में किया, जिनके तहत भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपये प्रति व्यक्ति लगाया था। इस तरीक़ा से ये हो गया। अब देखिए, दादा भाई नेहरूजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसे अनिष्ट की संज्ञा प्रदान की। इस तरीक़ा से ये हुआ। अब देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत की कुल अर्थव्यवस्था 4931 करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय 274 रुपया का अनुमान था। अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के बारे में जॉन शुल्बिन ने कहा, हमारी प्रणाली ऐसी काम करती है कि गंगा के किनारे मिलने वाली अच्छी वस्तु ले लेती है और फिर टेम्स के किनारे उसे निचोड़ देती है। इस तरीक़ा से देखिए, आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है। खुद से भी वीडियो को रोक कर पढ़िए क्योंकि कंटेंट बहुत है। आपको मैं चाहता हूँ कि जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को निचोड़ आपके बीच में रखूँ और जल्द से जल्द रखूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, मैं चाह रहा हूं आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करूं। ठीक है, देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझिए। अब धीरे से पढ़िए, शांति से पढ़िए, समझ कर पढ़िए तो ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसके तहत निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब न ही निर्यात होता है और न ही आयात होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत उत्पादन के साधनों पर बाजार या निजी का अधिकार होता है। इसे बाजार मूल्य प्रणाली भी कहते हैं। सर्वप्रथम अमेरिका ने इस प्रणाली को अपनाया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं समाज का अधिकार होता है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है। खुली अर्थव्यवस्था में समुचित रूप से आयात निर्यात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, ये समझ गए अर्थव्यवस्था के प्रकार। इस तरीक़ा से देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं में क्या क्या है इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बोला गया, फोर्थ वर्ल्ड देश के बारे में, ये सब देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए इधर राष्ट्रीय आय। देखिए, राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। इस तरीक़ा से राष्ट्रीय आय चालू व स्थिर कीमतों पर जारी की जाती है। किसी देश की आर्थिक विकास का सही आपका जो है, देखिए, सूचनक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय होती है जिसे आधार वर्ष के मूल्य पर मापते हैं। इस तरीक़ा से चालू कीमत समझ लीजिए, देखिए, पढ़िए, जीडीपी को समझिए। अभी भारत का जीडीपी 6 पॉइंट समथिंग है और 2047 तक देखिएगा भारत प्रथम स्थान पर रहेंगे आपका विकास में। ठीक है, प्रथम देश माना जाएगा। इस तरीक़ा से राष्ट्रीय आय मापक के बारे में समझिए। किसी देश की आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ का उपयुक्त मापक प्रति व्यक्ति आय होती है कि प्रति व्यक्ति में कितने व्यक्ति का आय इनकम हो रहा है, एक व्यक्ति कितना इनकम कर रहा है, उस हिसाब से आपका आर्थिक जो समृद्धि होता है, इकोनॉमी पर ग्रोथ पड़ता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक का प्रयोग जीडीपी की जगह भूटान ने किया था। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। यह स्वाधीनता के प्रथम 3 दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 3.5% प्रति वर्ष रही, जिसे
प्रोराज कृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर नाम दिया। इस तरीक़ा से ये रहा क्रय शक्ति समता विधि का क्या यूज है। देखिए ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त कैसे क्या हुआ ये आप देख लीजिए, ध्यान से पढ़िए समझकर। जमींदारी बंदोबस्त, जमींदारी रैयतवाड़ी व महलवाड़ी के बारे में दिया है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त क्या है ये सब समझिए, ठीक है। अब उसी तरीक़ा से आपका मानव विकास सूचकांक में क्या क्या है देख लीजिए, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए इसको, ठीक है। और मैं आपके बीच कंटेंट रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपका बुक से कुछ कुछ कंटेंट बताऊँ और बाकी सब मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। बाकी फिर मैं सॉल्यूशन वाइज आपके बीच आऊँगा, किसी दिन वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन के तौर पे आऊँगा, उसको डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के बारे में समझिए क्या है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो योजना आयोग के बारे में समझिए। देखिए योजना आयोग एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश के आधार पर मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हुई। योजना आयोग का कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था और इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा प्राप्त होता था। योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था और मंत्रालयों व राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्ति प्राप्त थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे व अंतिम उपाध्यक्ष आपका मोंटेक सिंह आहूपालिया थे। इस तरीक़ा से नीति आयोग है। देखिए नीति आयोग को ध्यान से समझिए दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक याद रख पाएंगे, ठीक है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसका गठन आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग सरकार के सलाहकार थिंक टैंक की तरह कार्य करेगा। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है और इसे धन आवंटित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे जबकि वर्तमान वो दूसरे राजीव कुमार हैं। नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपका सिंधुश्री खुल्लर थे जबकि दूसरे व वर्तमान अमिताभ कांत थे। और इसके पेदन सदस्य आपका वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री व कृषि मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग में आपका सब मिलके ही काम करते हैं। देखिए इस तरीक़ा से नीति आयोग समझ गए। भारत में आपका नियोजन या पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया है, कब लागू हुआ, किसने किया, कहाँ से किया, ये सब पढ़ लीजिए। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू हुआ, कब स्टार्ट हुआ था। देखिए 1951 से 56 में आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था और इसका शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में हुआ, जिसकी प्राथमिकता कृषि व सिंचाई क्षेत्र थी। यह योजना हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम जो कृषि सिंचाई जो योजना थी वो कौन सी योजना में लागू हुई थी, प्रथम योजना, पंचवर्षीय योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस तरीक़ा से आपका क्वेश्चन बनाकर पूछ दिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ, हाँ ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, ये देख लीजिए। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में आप समझ लीजिए, देख लीजिए, ध्यान से देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या है। जैसे कि चौथी योजना की प्राथमिकता स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भर प्राप्ति था, जो आर-गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1974 में पोखरण में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण हुआ। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम MRTP अधिनियम 1969 ईस्वी को पारित किया गया। सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की शुरुआत की गई। इस तरीक़ा से ये देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है वो देख लीजिए। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या सब हुआ था। 1980 से 85 ईस्वी में छठी पंचवर्षीय योजना लागू हुआ।
देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना फिर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए अगर पढ़ना है ध्यान से तो, ठीक है। कुछ मुकाम हासिल करना है तो ध्यान से समझ के पढ़िए, देखिए, ठीक है। 5वीं देखिए पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है वो देख लीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या क्या आता है, जैसे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है। एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि 1967 के बाद से केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक व केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। एनडीसी का कार्य पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना होता है। के संथनाम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोत्तम मंत्री परिषद की संज्ञा दी, जबकि यह सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस तरीक़ा से ये देखिए। फिर इधर है भारत में निर्धनता। भारत में निर्धनता क्या हुआ, कैसे हुआ? गरीबी की माप को 2 तरीके हैं, सापेक्ष प्रतिमान व निरपेक्ष प्रतिमान। इस तरीक़ा से ये देखिए, सापेक्ष प्रतिमान के तहत विभिन्न आयु वर्गों के बीच आय असमानता को प्रदर्शित करता है और इसके मापक की 2 विधियाँ लॉरेंज वक्र व गिनी गुणांक है। इस तरीक़ा से ये भी समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अब गरीबी निर्धारण के लिए गठन कब क्या हुआ, जैसे BM दांडेकर एवं एन आपका रथ समिति 1971 में लागू हुआ था, बाइके अल समिति 1974 से 79 में, लकड़वाला समिति 1993, तेंदुलकर समिति 2009, रंगराजन समिति 2012। इस तरीक़ा से ये देखिए नई आर्थिक नीति के बारे में दिया गया है। खुलकर पढ़िए, देखिए ध्यान से। नई आर्थिक नीति क्या वो भी समझ लीजिए। नई आर्थिक नीति का प्रारंभ जुलाई 1991 हुआ और जिसका कारण खाड़ी युद्ध व भारत का भुगतान संतुलन समस्या थी। इस नीति के 3 आयाम उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण था। औद्योगिक सुधार के तहत 18 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। उदारीकरण के समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिस कारण मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण का जनक कहा जाता। आप धैर्य बना के रखिए, आपके बीच में प्रधानमंत्री का पूरा लिस्ट डालूंगा, राष्ट्रपति का पूरा लिस्ट डालूंगा। आप देख लीजिए, मेरा शॉर्ट वीडियो में भी बना हुआ है, ट्रिक से रिलेटेड वीडियो बना है, तो आप पीछे प्लेलिस्ट जो बना है वहाँ जाके आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। भारत में बेरोजगारी का क्या समस्या रहा, भारत में बेरोजगारी क्या है, देखिए रूपों को देखी जा सकती। भारत में बेरोजगारी 2 रूपों से देखी जा सकती है, ऐच्छिक व अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी के कई स्वरूप हैं। भारत में सर्वाधिक संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, जो मुक्त औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत किसान की सीमांत उत्पादकता शून्य या नगण्य होती है। यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख 1936 में जॉन रॉबिन्सन ने किया। बेरोजगारी के संबंध में 1973 में P. भगवती समिति का गठन किया गया, जिसने 3 अवधारणाओं का प्रस्ताव दिया। इस तरीक़ा से भारत में रोजगार प्राप्ति के 2 हिस्से हैं, जिसमें एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सरकार व निजी कंपनियां आती है, जबकि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कारोबारी, दुकानदार, मध्यम प्रकार के व्यवसाय आदि आते हैं। भारत की 50% से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करती है। इस तरीक़ा से ये देखिए, और मैं उतना भी लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, तो टेंशन मत लीजिए, मैं उतना ही दूंगा लंबा वीडियो जितना आपको अच्छा लगे। रोजगार व गरीबी उन्मूलन संबंधी योजना क्या क्या है, कब क्या लागू हुआ था? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, सबला योजना, सर्व शिक्षा अभियान। देखिए इस सब के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, LPG कनेक्शन जो दिया गया घर घर, अटल पेंशन योजना के बारे में दिया है, ठीक है। इसी तरीक़ा से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सब कुछ है।
आप डिटेल में पढ़िए ध्यान से वीडियो रोककर, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जननी सुरक्षा योजना, भारत निर्माण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस तरीक़ा से गवर्नमेंट बहुत सारी योजना भी लागू किए। तो ये सब अर्थशास्त्र विषय से ही, आपका अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड रहता है। जो गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, योजना बनाती है, वो सब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रहती है। आपके इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो योजना पे लागू करता है कि सरकार साल भर जो काम करती है उसका योजना बनाकर बजट पेश किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बजट में ये दिया जाता है, मतलब जितने भी जो कंट्री के पब्लिक होते हैं उनको आप समझिए कि बजट के द्वारा वो कुछ पेश किया जाता है उनके सामने कि किसान को क्या दिया जाए, अर्थव्यवस्था जो उद्योगपति हैं उनको क्या दिया जाए। तो इस तरीक़ा से ये सब एक योजना बनाई जाती है, फिर उनको लागू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए, राजीव गांधी खेल अभियान का नाम बदलकर अप्रैल 2016 से खेलो इंडिया रखा गया। इस तरीक़ा से ये भी आप ध्यान से पढ़िए। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ठीक है, वय वंदन योजना। फिर भारत सरकार की प्रमुख योजना क्या क्या है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। बहुत सारी योजना जैसे कि अन्नपूर्णा योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, हरियाली परियोजना, आम आदमी बीमा योजना, संकल्प योजना, है ना, कुटीर ज्योति कार्यक्रम, किसान विकास पत्र, ये सब आपका योजना लागू हुआ था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, डिजिटल भारत योजना, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सहज योजना, अमृत योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप योजना, उड़ान योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना। इस तरीक़ा से देखिए, प्रधानमंत्री युवा योजना में नवंबर 2016 के तहत युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, इसीलिए ये योजना लागू किया गया था। देखिए, डिजिटल गांव योजना की शुरुआत दिसंबर 2016 को हुई और डिजिटल गांव योजना में क्या क्या दिया गया है किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहल योजना, हृदय योजना, उजाला योजना, नमामि गंगे योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। तो गवर्नमेंट कितना काम की 2014 से, समझिए ना, गवर्नमेंट बहुत काम किया है, ठीक है। 2014 से जो आपका आदरणीय दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी है ना, काफ़ी हद तक इंडिया को डेवलप किए हैं, भारत को डेवलप किए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, बहुत सारी योजना लागू किए। और बिजनेस करने के लिए आपका लोन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड किया आपके लिए। वन रैंक वन पेंशन योजना, भीम ऐप, वन नेशन वन कार्ड योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, दरवाज़ा बंद अभियान। इस तरीक़ा से अब राज्य के प्रमुख योजना है। तो चलिए, जैसे कि ये मैं बता देता हूँ आपका, पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश, एक परिवार एक नौकरी योजना आपका सिक्किम राज्य लागू किया, गोवर्धन योजना आपका हरियाणा, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना उत्तराखंड, राइतू बंधु योजना तेलंगाना, नेडू योजना आंध्र प्रदेश, सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड, मीठी क्रांति योजना शहद जो है झारखंड, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़, रूपश्री योजना बंगाल, कृषक बंधु योजना बंगाल, बलराम योजना ओडिशा। इस तरीक़ा से ये सब योजना लागू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। देखिए, है तो बहुत कुछ, एक वीडियो के माध्यम से हो पाएगा तो मैं वहाँ तक क्लियर करूँगा। मनरेगा में क्या क्या, देखिए, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट है। नरेगा की स्थापना 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई, जिसका 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा नाम पड़ा। इस तरीक़ा से मनरेगा के बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर आपका स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के बारे में दिया है, देख लीजिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में है, ठीक है। देखिए, ये भी समझ लीजिए। इस योजना का शुरुआत प्रधानमंत्री ने 5 मार्च 2019 को गुजरात के गांधीनगर से की और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक व मजदूर जिनकी आय 15,000 मासिक से कम है उनके लिए यह पेंशन स्कीम है।
18 से 40 वर्ष की आयु तक के कामगारों के लिए यह योजना है, जिन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ठीक है, इस योजना के तहत 55 रुपया से लेकर 200 रुपया तक की रकम हर महीना आपको जमा करनी होगी, तब जाके आपको 3,000 रुपया 60 साल के बाद देना गवर्नमेंट चालू कर देगी। किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। देखिए, आपको योजना के बारे में खासकर पूरी जानकारी होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी योजना लाती है, कौन कौन सी योजना लाती है और उस योजना में मुझे क्या फ़ायदा है, आपको गहराई से समझना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अब देखिए इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई, जिसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 के बजट में किया गया। इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया सीधे बैंक खातों में 2,000 रुपये की दो किस्तों में ट्रांसफ़र किया जाता है, अभी भी जाता है। और इस योजना का लाभ ऐसे किसानों को मिल रहा है जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर तक है। देखिए, कहने का मतलब 2,000 रुपया 4 महीने पर, मतलब 4 महीने के बाद 2,000 रुपया, फिर 4 महीने के बाद 2,000, फिर 4 महीने, मतलब 4 तिया 12, मतलब 12 महीने में आपको 2,000 रुपया करके 6,000 रुपया डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र करती है सरकार, अभी भी करती है। अगर अभी तक इस योजना का आप लाभ नहीं लिए हैं तो जाइए, किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आप जाइए और ब्लॉक जाइए, जहाँ जाना है जाइए, किसी से पूछिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मैं कैसे लूँ, आप ब्लॉक जाके बात कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगी इसका लाभ। ठीक है, अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो अभी भी फॉर्म भरा रही है, आप लागू करिए, जाइए। ठीक है, इस तरीक़ा से ये देखिए, भारत का प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन है। इसमें क्या क्या आता है वो देख लीजिए। भारतीय फसलें कौन कौन सी है ये देख लीजिए। खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, ये सब का मैं ट्रिक आपको किसी दिन बताऊंगा। फसलों का वर्गीकरण है, जैसे उड़द और मूंगफली फसलें भूमि क्षरण से बचाती है, देख लीजिए। ठीक है, और हो सके तो आप इमेज का फ़ोटो ले लीजिए। ये देखिए, हरित क्रांति का जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। वह हरित क्रांति शब्द की संज्ञा डॉक्टर विलियम गॉड ने 1958 में दी। इस तरीक़ा से ये है, यहाँ तक सब दिया गया है। कृषि क्रांति से कृषि की विभिन्न क्रांतियाँ क्या क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, इस तरीक़ा से आपका भारत में कृषि संबंधी विविध बातें हैं, जैसे कि 1 हेक्टेयर से कम आकार वाले जोत को सीमांत जोत कहा जाता है, जबकि 1 से 2 हेक्टेयर वाले जोत को लघु जोत व 4 से 10 हेक्टेयर वाले जोत को मध्यम जोत कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से ये भी क्लियर है। यहाँ देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड हुआ, ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि हुआ, भूमि विकास बैंक हुआ, किसान कॉल सेंटर हुआ। ठीक है, इस तरीक़ा से राष्ट्रीय किसान आयोग हुआ, राष्ट्रीय कृषक नीति हुआ। देख लीजिए, पूरा आप देख लिए। बस आज यहीं तक, और इस तरीक़ा से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे फॉरवर्ड कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।